गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम अन्योक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। देखिए, अन्योक्ति अलंकार को पढ़ने से पूर्व हम सामान्य परिचय की ओर चलते हैं ताकि हमारे को इसका अर्थ सहज और स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। अन्योक्ति शब्द हम देख रहे हैं दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। अन्य प्लस उक्ति दोनों मिलकर अन्योक्ति बन जाते हैं। ए और उ की ध्वनि मिलकर ओ बन जाती है, इसलिए अन्योक्ति कहलाया। अर्थात कहने का तात्पर्य अन्य खतन, उक्ति का मतलब भी खतन होता है। ये खतन दे रखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? खतन। तो ये उक्ति है अन्य खतन, मतलब हम पढ़े कुछ और उसका अर्थ कुछ और, कहने का मतलब ये है। वैसे हम स्वाभाविक तो ये होता है कि जो पढ़ते हैं वही उसका अर्थ होता है, वही मतलब होता है, लेकिन इस अलंकार में हमारे को पढ़वाया कुछ और जाएगा और फिर उसका कहना कुछ और चाहेगा उसके जरिए। तो ये है इसका मतलब। देखो ये क्या कह रहा हमारे को, अर्थात वर्णन किसी अन्य का। देखो वो हमारे को कवि वर्णन किसी अन्य का करेगा वो, और अर्थ किसी अन्य का प्रकट करेगा वो हमारे सामने। तो ये है इसके कहने का मतलब। तो हमारे सामने पढ़ने के लिए उसने कुछ और दिया और वो उसका वर्णन करेगा और उसका अर्थ कुछ और निकालेगा। तो दो बातें यहाँ पर बिल्कुल दी गई है हमारे को। परिभाषा पर हम नहीं जाएंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। हम जाते हैं इसके उदाहरण पर। सर्वप्रथम हम उदाहरण को चलते हैं ताकि वो परिभाषा हमारे को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी बाद में। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। माली को आता हुआ देखकर कलियां, फूल का बंद रूप है, मतलब जब फूल नहीं खिलता ना उससे पूर्व की अवस्था कली कहलाती है। तो कलियां पुकार कर रही है। माली को आता हुआ देखकर कलियां पुकार कर रही है, क्योंकि माली फूलों को तोड़ लेता है ना, जो फूल पूर्ण रूप से खिल चुके होते हैं उन फूलों को तोड़ लेता माली, इसलिए कलियां पुकार कर रही है। क्यों? फूले फूले चुन लिए। ये फूले फूले, फूले का मतलब होता है पूर्ण रूप से खिला हुआ। फूले का मतलब होगा यहाँ पर पूर्ण रूप से खिला हुआ, और फूले ये फूल है। तो जो फूल पूर्ण रूप से खिल गए उन्होंने अपना आकार ग्रहण कर लिया। चुनी लिए, उन्होंने चुन लिए, उनको चुन लिया। माली ने, चुन का मतलब तोड़ लिया। जो फूल अपने आकार को पूर्ण रूप से निखार चुके, जिनका आकार जितना खिलना था वो खिल चुका, उन फूलों को माली तोड़ देता है। कल हमारी बार, कलिया कह रही है कल हमारा नंबर आएगा, वो माली हमारी को तोड़ेगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारे को पढ़ाया गया है ये सिर्फ पढ़ाने के लिए ही है। कवि का मतलब ये पढ़ाना नहीं है हमारे को। कवि का मतलब है हमारे को पढ़ाना कि जो मृत्यु यमराज, माली यहाँ पर यमराज का प्रतीक है। यमराज को आता हुआ देखकर जो कली, जो युवा लोग है, बच्चे लोग है, या जो अभी जिनकी मृत्यु के लायक उम्र नहीं हुई है, जिनकी वृद्ध अवस्था नहीं आई है, ये सब उनके लिए आया कलियन। मतलब जो मृत्यु के समीप नहीं है अभी, करी पुकार, वो पुकार कर रहे हैं। जो मृत्यु यमराज है, यमराज मृत्यु को देखकर जो लोग मर रहे हैं उनको देखकर बच्चे लोग, युवा लोग पुकार कर रहे हैं कि आज जो वृद्ध लोग हैं वो मर रहे हैं, यमराज उनको लेकर जा रहा है। काल हमारी बार, इसके बाद एक समय पश्चात, समय के अंतराल के बाद हमारा भी बुढ़ापा आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी या यमराज हमारे को लेकर चला जाएगा। तो कवि का मतलब यहाँ पर हमारे को ना जो जीवन का महत्व है और जीवन की क्षणभंगुरता बताना है यहाँ पर, कि हमारा जीवन कितना अनमोल है और किस प्रकार एक जीवन निश्चित समय अवधि के लिए आता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखो ये माली, कलियां, फूल वगैरह जो भी हमारे को दिया, ये सब है ना जो तुलना के लिए दिया है। कवि ने इनसे उपमा दी है किसकी? हमारे मनुष्य जीवन की, यमराज की। तो यहाँ पर दो बातें हमारे सामने प्रस्तुत है। एक तो कवि हमारे को क्या कर रहा है, किसी चीज का वर्णन किया उसने यहाँ पर हमारे सामने वर्णन, लेकिन उसके माध्यम से कहना कुछ और चाहता है वो। तो देखो जिस चीज से अपन तुलना करते हैं, जिस चीज से तुलना किससे करेंगे, सबसे पहले बात ये आती है कोई विशिष्ट चीज होगी वो,
उससे तुलना की जाती है, सामान्य चीज से तुलना कभी नहीं की जाती। देखो, ये माली आवाज देकर कलियन करी पुकार। मैंने आपको ये कहा, कोई चीज होती है जिससे तुलना की जाती है, कोई चीज होती है जिसकी तुलना की जाती है। ये मैं लिख भी रखा हूं यहाँ पर, उपमान और उपमेय, ये दो शब्द मैंने लिख रखे हैं। इनको कहने का मतलब अप्रस्तुत भी है और इसको प्रस्तुत भी कहते हैं, उपमेय को। जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाए वो होता उपमान। देखो, ये उपमान, ये विशिष्ट होता है, विशिष्ट बताए ना आपको, तुलना उसी से करते हैं जो विशिष्ट होता है, जिसका गुण मतलब उपमेय, जिस चीज से अपन तुलना करें उससे कई गुना ज्यादा होता है, तब अपन उस चीज को, हम उस चीज को तुलना के लिए काम में लेते हैं। तो उपमान वो होता है कोई विशिष्ट चीज जिससे तुलना की जाती है। किसकी? अब किसकी की जाएगी? सामान्य चीज की जाएगी, तो वो उपमान बन जाएगा। उपमेय, उपमान तो ये हो गया, उपमेय वो उपमेय बन जाएगी। तो ये उपमेय जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, कोई सामान्य पदार्थ, वस्तु या कोई प्राणी हो सकता है, उसकी तुलना की जाए, तो इसकी तो की जाएगी और इससे की जाएगी उपमान से। ये दो बातें ध्यान रखने की है यहाँ हमारे पास। इनको अप्रस्तुत, उपमान को अप्रस्तुत और उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं। देखो, उपमान होता है, उपमान अप्रस्तुत का मतलब होता है जो हमारे को सीधे तौर पर दिखाई नहीं देगा, और प्रस्तुत जो सीधे तौर पर हमारे को दिखाई दे जाएगा। परिभाषा में क्या लिखा है इसने? जब अप्रस्तुत का वर्णन करे, अप्रस्तुत का वर्णन, अप्रस्तुत किसको कहते हैं? उपमान को। उपमान का मतलब है जिस विशिष्ट चीज से हम तुलना कर रहे हैं वो उपमान होगा। देखो, यहाँ पर मनुष्य जीवन की तुलना किससे की है? यहाँ पर मनुष्य जीवन की तुलना माली से, कलियों से और फूलों से की है। तो ये तुलना के लिए ये शब्द आए हमारे पास, ये माली आया, ये कलिया वगैरह आया, ये फूल फूल वगैरह आया काल हमारी बार, ये तो तुलना के लिए आए हैं हमारे पास में। जबकि किसकी तुलना की है? मनुष्य जीवन की। मनुष्य जीवन, ये यमराज, माली यमराज का प्रतीक है। कलिया, कलिया युवा लोग, बच्चे लोगों का प्रतीक है। यहाँ पर फूले, फूले वृद्ध, फूल लोगों का प्रतीक है। ये फूल पूरी तरह फूल खिला हुआ है, ये लोग, ये लोग अर्थात फूले, फूला, फूला हुआ, खिला हुआ फूल, फूल है, तो मतलब पूर्ण उम्र को प्राप्त व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, ये इसका प्रतीक है। तो ध्यान रखिए, ये तो सिर्फ तुलना के लिए प्रयोग हुआ है जो हमारे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इससे तो अपन तुलना कर रहे हैं, लेकिन कर किसके रहे हैं? मनुष्य जीवन की कर रहे हैं, वृद्ध लोगों की कर रहे हैं, युवा बच्चे लोगों की कर रहे हैं, और यमराज या मृत्यु की कर रहे हैं तुलना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अप्रस्तुत। अप्रस्तुत कभी दिखता नहीं है विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखो, आप इसको ऐसे याद रखो। ये उपमान आप जान गए, विशिष्ट चीज होती है। मैं कहूँ चंद्रमासा कांतिमय मुख दर्शन है तुम्हारा, चंद्रमासा, तो आपको कोई कहे इसका मुख चंद्रमा जैसा है, तो आप सबसे पहले चंद्रमा को देखोगे या उसके मुख को देखोगे? कहने का तात्पर्य, पहले हम उसके मुख की ओर ही देखेंगे, चंद्रमा की ओर नहीं देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो तुलना कर रहे हैं ना अपन चंद्रमा से। वो विशिष्ट चीज है, कोई विशिष्ट पदार्थ है, कोई विशिष्ट प्राणी हो सकता है चंद्रमा। कहने का मतलब विशिष्ट चीज है चंद्रमा, तो वो कई गुना ज्यादा सुंदरता है उसके अंदर। चाहे से नहीं होगी सुंदरता, लेकिन वो इस अर्थ में रूढ़ हो गया कि चंद्रमा सुंदर ही होता है। तो हम सबसे पहले मुख को देखेंगे, ना कि चंद्रमा को। तो मुख को देखेंगे तो वो तो प्रस्तुत है ना, मुख तो हमारे सामने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रस्तुत। और प्रस्तुत का नाम उपमेय है। और जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, तो हो गए ना, मुख तो सामान्य पदार्थ चंद्रमा की तुलना में अपने आप ही, और चंद्रमा फिर विशिष्ट है, क्योंकि उससे अपन तुलना कर रहे हैं, तो विशिष्ट को क्या कहते हैं? अप्रस्तुत, क्योंकि वो हमारे को दिखेगा नहीं, पहले मुख की ओर देखेंगे, बाद की बात है चंद्रमा, इसलिए वो तो अप्रस्तुत है, उसी को उपमान कहते हैं हम। और वो विशिष्ट पदार्थ हो गए चंद्रमा, क्योंकि मुख्य सुंदरता से कई गुना ज्यादा सुंदरता तो चंद्रमा की है। तो ध्यान रखिए, ये दो बातें हमारे को अच्छे से स्पष्ट कर लेनी है, ये हमारे काम आने वाली चीजें हैं। अब परिभाषा की ओर हम चले, थोड़ा सा एक उदाहरण मैंने आपको पढ़ा दिया, उसको समझा दिया, अब हम परिभाषा की ओर चलते हैं, देखते क्या कर रही है परिभाषा। जब अप्रस्तुत का वर्णन कर
आपको बता दिया गया, ये माली कलियां ये तो अप्रस्तुत है, इनसे तो तुलना की है, इसलिए है ना, ये तो अप्रस्तुत है, तो इसको मैं यहाँ पर उपमान भी कह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अप्रस्तुति उपमान होता है, उपमान ही विशिष्ट चीज होता है, तो ये विशिष्ट। जब अप्रस्तुत का वर्णन कर, वर्णन किसका किया गया यहाँ पर, अप्रस्तुत का, तुलना जिससे हम कर रहे हैं उसका वर्णन किया इन पंक्तियों में, वर्णन कर उसके द्वारा, इसके द्वारा ही प्रस्तुत का बोध कराया जाए। प्रस्तुत सामान्य पदार्थ वस्तु प्राणी या उपमेय, सामान्य प्रस्तुत का बोध कराया जाए, तो प्रस्तुत का ही करवाया उसने बोध। और प्रस्तुत क्या था, मनुष्य जीवन, यमराज है ना, और युवा लोग, बच्चे लोग, ये प्रस्तुत था हमारे सामने, इनका, इनके बारे में बताया हमारे को, इनका ज्ञान करवाया उसने। जबकि वर्णन किसका किया, वर्णन तो ये दिख रहा है ना हमारे को, इसका किया। और ये उपमान, ये क्या है, ये उपमान है, जो हमारे को दिख रहा है, जो किया हमारे को, लेकिन ये तुलना के लिए किया बस। यहाँ पर भाई इसका ध्यान रखना, ये तुलना के लिए किया, उपमान है ना जो जल्दी से दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष तुलना करते हैं। पता है ना आपको, इसका मुख चंद्रमा जैसा है। अब आप चंद्रमा को देखोगे या पहले मुख को देखोगे, आप मुख को ही देखोगे पहले उस आदमी को, बाद में जाओगे चंद्रमा पर, वो बात की बात है। इसलिए ये दिखता नहीं, ये बात की बात है, इसलिए इसको अप्रस्तुत कहते हैं हम। तो ये उपमान है, और ये इसके जरिए क्या करना चाहता वो, इसके जरिए वो उपमेय को बता देना चाहता, इसका अर्थ क्या है इसके पीछे। इसीलिए तो ये कहा, जब अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए हमारे को। तो बोध तो वो मनुष्य जीवन का करा रहा, मृत्यु का करा रहा, और युवा और बच्चे लोगों का बोध करा रहा, कहना वो ये चाहता। तो ये उपमेय है हमारे सामने यहाँ पर। इसका दूसरा उदाहरण, ये इसका दूसरा उदाहरण है यहाँ पर हमारे सामने, दूसरा उदाहरण, नई पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। देखो ये हमारे सामने इसका उदाहरण है, यहाँ से देखो, नई पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। ये बिहारी का दोहा है विद्यार्थियों, इस बात को आप ध्यान रखो। देखो ये जब राजा जयसिंह अपनी नई विवाहिता रानी के मोहबंधन रूप सौंदर्य में खोकर महल तक सीमित हो गया था, और अपनी प्रजा के राजधर्म को या प्रजा धर्म को, प्रजा कर्तव्य को भूल चुका था, तब बिहारी ने उसको एक दोहा लिखकर भेजा, और उस दोहे के माध्यम से उसको अपना कर्तव्य ज्ञान हुआ। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, ये जो हमारे को पढ़ा रहा, ये सब है ना तुलना के लिए पढ़ा रहा, बस उसने किसी चीज की तुलना की है इससे की है जो हम पढ़ रहे हैं। ये तीनों आपके सामने जो उदाहरण है, ये सब तुलना सूचक उदाहरण है, इनके जरिए कभी कुछ और कहना चाहता है, इसीलिए इसका नाम अन्योक्ति अलंकार है। नई पराग नई मधुर मधु, एक भंवरे को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि नई पराग, अभी उस फूल में पराग भी नहीं खिले, नई मधुर मधु, ना ही उसमें मधुर रस उत्पन्न हुआ, क्योंकि अभी तो वो फूल नहीं बना, वो कली ही है। कली कहते हैं फूल के खिलने से पूर्व की अवस्था, कली कहलाता है। तो अभी उसमें पराग नहीं है, कोई मधुर शहद रस नहीं बना उसमें, नहीं विकास यही काल, इस काल में उस फूल का पूरा विकास भी तो नहीं हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो, अली भंवरे, अली का मतलब होता है भंवरा, बड़ी ली लग जाती है ना ई, तो फिर बन जाती है सखी यहाँ पर। तो भंवरे कली, उस कली से ही बंध गया है, तो उससे लिपटा हुआ है, आगे कौन हवाल। अगर वो कली जब फूल बनेगी, फूल में रस बनेगी, अपनी पूर्ण रूप सौंदर्य और अपना पूर्ण विकास कर लेगा वो फूल, तो आगे कौन हवाल, फिर आगे आपको कौन संभालेगा, आगे आपकी स्थिति कैसी होगी। विद्यार्थियों आप इस बात का ध्यान रखो, इसका अर्थ तो आपको समझ में आ गया है कि एक भंवरे को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि भंवरे अभी तो वो कली ही है, उसका रूप सौंदर्य, वो फूल अभी पूरा खिला भी नहीं है, लेकिन तुम अभी से ना उसका रसपान करने में लगे हो, उसके रूप सौंदर्य पर रीझ रहे हो। जब उसकी पूर्ण अवस्था होगी, वो अपना पूर्ण रंग रूप निखार लेगा, वो फूल एक अच्छा सौंदर्य युक्त फूल बन जाएगा, तो फिर आपकी स्थिति उस समय कैसी होगी। तो अभी से आप उससे आसक्त, उस पर आसक्त हो गए हो। विद्यार्थियों ये तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब तुलना के लिए है, ये तुलना कर रहा है कवि इनसे, इस मधुर रस से, इस समय से, अली से, कली से, ये बंधना, आगे की स्थिति, ये सब तुलना सूचक शब्द है, इनसे तुलना कर रहा है। ये अर्थ नहीं है इसका, कवि हमारे को ये नहीं पढ़ाना चाहता जो यहाँ पर दिया उसने।
वो पढ़ाना चाहता, राजा जय सिंह को सावधान करना चाहता है कि राजा जय सिंह, तुम जिस नई नई विवाहिता रानी के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो, अभी उस रानी की उम्र भी इतनी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से अपने रूप सौंदर्य को प्राप्त हो चुकी है। जब वो अपने पूर्ण रूप सौंदर्य को प्राप्त होगी तो फिर आपकी स्थिति कैसी होगी? जब अभी आप प्रजा के कर्तव्य को भूल रहे हो, तो जब आप उस रानी की अपनी पूर्ण अवस्था आएगी, जब वो युवा हो जाएगी या उसका रूप सौंदर्य निखर जाएगा, तो फिर आप उस समय तो अपनी प्रजा कर्तव्य को बिल्कुल ही भुला दोगे, आपको अपना राजधर्म याद ही नहीं रहेगा। तो कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, ना कि ये जो हमारे को पढ़ाया यह है, ये तो तुलना की है, कवि को अपना एहसास कराया उसने राज कर्तव्य का, इसलिए इन चीजों से तुलना करके करवाया उसने अपने कर्तव्य का एहसास। तो ध्यान रखिए, ये जो हमारे को दिया है ये क्या है? उपमान। ये कहलाएगा उपमान, और उपमान कोई अप्रस्तुत भी कहते हैं हम, उपमान कोई अप्रस्तुत भी कहते हैं। तो ये विशिष्ट चीज है, और जो राजा का राजधर्म वो एहसास कराया वो सामान्य चीज है यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार, क्योंकि वो पढ़ा कुछ हो रहा है, उसका अर्थ कुछ और निकलवा रहा हमारे से। तीसरा उदाहरण इसी का हमारे को दिया है इसने, ये तीसरा, सवारत सुकृत न श्रम बरता देखी भींग विचारी। राजा जयसिंह है ना, जो वो मुगल काल था जब उस समय, तो मुगलों के अधीन होने के कारण वो हिंदू राजाओं से शत्रुता कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था उस समय, और उनके राज्य छीन रहा था। जबकि वो मुगलों के अधीन था तो उसका राज्य तो सब मुगल ले लेते थे, उसको क्या मिलता था? कुछ नहीं। उसी को सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए बिहारी ने ये दोहा लिखा और उसको एहसास कराया। तो ये जो हम पढ़े, ये तुलना किया है किसी चीज को, उसको एहसास कराने के लिए तुलना की है इससे, जबकि अर्थ तो कुछ और कहना चाहता है वो। बताया देखो, स्वार्थ तुम्हारा स्वार्थ, सुकृत तुम जो अच्छा कार्य कर रहे हो ना, नहीं है, श्रम वृथा तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा इससे। देखी विहंग विचारी, विहंग का मतलब था पक्षी, विचारी। देखो विहंग पक्षी, बाज पक्षी, तुम विचार कर लो, विचार कर लीजिए। कहने का तात्पर्य, तुम जो पक्षियों को मार रहे हो, कर रहे हो, जो तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, ये कार्य आपका सब व्यर्थ चला जाएगा, आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, आपका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। क्यों? बाज पराई पानी परी, बाज पक्षी को संबोधित करते हुए कह रहा, पराए दूसरों के पानी हाथों में पड़ा हुआ है तो तुम दूसरों के हाथों में पड़े हुए हो। तू पक्षी ने न मारी, तू पक्षियों को मत मार, क्योंकि वो शिकारी है ना, तेरे से सारे पक्षियों को छीन लेगा। तो फिर तेरे को क्या मिलेगा? तू परिश्रम करेगा, मेहनत किया, तेरा स्वार्थ पूरा नहीं होगा, परिश्रम व्यर्थ जाएगा तेरा। तो जो पक्षियों को मार कर रखता है ना, पकड़ता उनको, तो वो शिकारी तेरे से सारे पक्षी ले लेगा, फिर तो भाई तेरे को क्या मिलेगा इसे? इसलिए कहने के तात्पर्य, ना तो कोई पक्षी, ना कोई बाज, ना कोई यहाँ पर पक्षी वगैरह, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये राजा जयसिंह के लिए कहा गया कि तुम हिंदू राजाओं से जो युद्ध लड़ रहे हो, उनकी संपत्तियां, उनके राजमहलों को अपने अधिकार में ले रहे हो, तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? तुम खुद मुगलों के अधीन हो, तो मुगल ले लेंगे उनकी सारी संपत्ति तो तुम्हारे से। फिर तुम क्यों फालतू इनसे बुराई ले रहे हो, और तुम क्यों हिंदू राजाओं से बैर बांध रहे हो, उनके संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो? इस प्रकार से। तो उपमेय क्या है? उपमेय है या राजा जयसिंह को अपना कर्तव्य बोध, राजा जयसिंह का कर्तव्य बोध, यहाँ पर उसको जो कर्तव्य ज्ञान करवाए ना, ये बाज किसका प्रतीक है? ये राजा जयसिंह का ही प्रतीक है यहाँ पर। बाज पराई पानी परी, तू पक्षी ने मारी, पश्चिमी का मतलब पक्षी, और पक्षी कौन? यहाँ के जो देशी राजा है ना, जो देशी राजा है यहाँ के, तो उन्हीं राजाओं को तो ये लड़ रहा झगड़ रहा था, उन्हीं को तो अपने अधिकार में ले रहा था, उनके संपत्ति राजमहलों को। तो ये पक्षी बोए, भाई तू पक्षियों को क्यों मारा, तो उन राजाओं को क्यों हरा रहा? तो देखिए ये सब क्या है, ये सब हमारे को उपमान, ये उपमान रूप में प्रस्तुत किया है इसने हमारे को, और उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं। मतलब ये तो तुलना करके बताया कवि ने हमारे को यहाँ पर, इसके जरिए अन्य अर्थ करना चाहता, और अन्य अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? प्रस्तुत को उपमेय कहते हैं, और उपमेय साधारण तत्व पदार्थ प्राणी होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास अन्युक्ति अलंकार है विद्यार्थियों। एक बार आपको मैं परिभाषा की ओर वापस ले चलता हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल आसान है, और हमारे विचार अभिव्यक्ति का भी सशक्त माध्यम है। अच्छा, जब अप्रस्तुत का वर्णन, अप्रस्तुत बताया ना, उपमान कोई विशिष्ट चीज होती है, ये तो हमें ध्यान रखना ही होगा। उपमान क्या होता है? कोई विशिष्ट चीज होती है जिससे तुलना करते हैं अपन।
तुलना हमें पता है विशिष्ट चीज से करेंगे, सामान्य चीज से कभी तुलना नहीं हो सकती। तुलना किसकी करते हैं? सामान्य चीज की करते हैं। और किससे करते हैं? जो विशिष्ट होती है उससे। अभी आपको बताया ना, कोटि कुली सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। तो यहाँ पर देखो करोड़ों वज्र, वज्र कितना कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। वो इंद्र के हथियार वगैरह वज्र वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए कहा गया। अब वचन वचन इतने कठोर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते कभी भी। वो तो वचन तो बोलने के लिए होते हैं, बाकी उनमें कड़वाहट का भाव होता है। तो वहां पर वज्र है वो उपमान है, क्योंकि वो विशिष्ट चीज है, वो कई गुना ज्यादा है वचनों से कठोर। तो ये है ना उपमान, ये विशिष्ट होता अपने अर्थ में। तो कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। तो पहले आप वज्र को देखोगे या पहले उसके वचनों की कठोरता पर ध्यान दोगे? हम वचनों को ही सुनेंगे पहले, उसके वचनों, वज्र पर बाद में जाएंगे हम। इसीलिए इसको अप्रस्तुत कहते हैं। हमें वो दिखता नहीं है, पहले पहले हम है ना जो वचनों के देखेंगे। वचन क्या है? प्रस्तुत, जिस सामान्य चीज की तुलना की जाए। सामान्य चीज वहां पर हमारे पास वचन है, तो जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए। तो ये सब हमारे पास जो दिया है ये तुलना है, तुलना, इनसे तुलना की गई है। और किसकी की गई है? जो इनका अर्थ निकलता, फिर इनका जो अन्य तात्पर्य है ना, तात्पर्य, वो तात्पर्य है, वो क्या है? इनका सामान्य अर्थ है, और वो ही प्रस्तुत है, वो ही उपमय है हमारे सामने। इस प्रकार विद्यार्थियों हमारा जो अन्योक्ति अलंकार था ये पूरा होता है। अगली क्लास में हम अगला जो भी अलंकार है वो